Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are going to study the sixth chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Media and Communication Technology. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो ये रहा सिलेबस और यहाँ पे देखो ये चैप्टर दिया गया है। चैप्टर का नाम है मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे हाउ डज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, कि कम्युनिकेशन होता कैसे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीडिया के बारे में कि मीडिया क्या होती है, मीडिया क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। फिर मीडिया का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मीडिया का फंक्शन क्या होता है। फिर है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। फिर है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कि आजकल कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। After completing this chapter, the learner will be able to define the concept of communication. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर्स कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को डिफाइन कर पाएंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, ये भी लर्नर्स डिस्कस कर पाएंगे। एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लर्नर्स कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता पाएंगे, उनकी लिस्ट बना पाएंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको भी लर्नर्स डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ मीडिया, मीडिया का क्लासिफिकेशन और फंक्शन एक्सप्लेन कर पाएंगे लर्नर्स। उसके बाद है एनालाइज द वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे लर्नर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अडोलसेंस इज दैट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। देखो मीडिया एंड कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अडोलसेंस के ऊपर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एवरीडे इकोलॉजी have become an integral part of our lives, usually adding to the quality of our lives। देखो तो ये जो दो फैक्टर्स हैं मीडिया और कम्युनिकेशन, इनका क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ पे, हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और कैसे ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Communication is very basic and vital for human survival and has existed since the inception of life on earth। कम्युनिकेशन बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से कम्युनिकेशन भी इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही है। इन मॉडर्न टाइम्स वेरी फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज, न्यू कम्युनिकेशन मैथड्स एंड गैजेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट ऑलमोस्ट एवरी वीक। आजकल जो मॉडर्न समय की बात अगर हम करें तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के नए नए मैथड, नए नए गैजेट हर हफ्ते मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सम ऑफ दीज हैव बिकम मोर पॉपुलर ड्यू टू देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी एंड हैव सस्टेन्ड ओवर टाइम। कुछ गैजेट्स, कुछ मैथड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कीमत कम होती है, यूटिलिटी के हिसाब से, मतलब इनकी जितनी उपयोगिता होगी, इनकी सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है,
ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ सस्ती भी हो और यूज़फुल भी हो, साथ ही साथ वो लंबे समय तक आपके लिए यूज़फुल रहे, आपके साथ रहे, तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। तो जो ऐसी चीज़ें होंगी, जो ऐसे गैजेट्स होंगे, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, जो आपको सस्ते भी मिल जाए, आपके लिए यूज़फुल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ठीक है। Observe the following pictures and interpret the situation, feelings and thoughts of the different persons. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि लोग जो लोग हैं इन लोग की फीलिंग्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक लड़की है, उसको कोई अवार्ड मिला है और उसने वो अपना ट्रॉफी जो है पीछे छुपाई हुई है और यहाँ पे उसकी मदर खड़ी है। तो क्या बात हो रही होगी इन दोनों के बीच में, क्या फीलिंग्स होंगी इन लोगों की, आपको यहाँ पे इनकी शक्ल देख के ये चीज़ बतानी है। ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल चल रहा है, बच्चे एंट्री कर रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो क्या फीलिंग होगी, क्या बातें हो रही होंगी, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफरिंग फीलिंग्स टू अदर्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीडियम्स इन डाइवर्स सेटिंग। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, समझने का, एनालाइज करने का, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट को शेयर करने का दूसरों के साथ, जिसमें हम डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू सीइंग और वॉचिंग, लिसनिंग और हियरिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फैक्ट्स, नॉलेज, impressions, moments, emotions and the like with self or with अदर्स। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों से ही कम्युनिकेट करो, आप खुद से भी कम्युनिकेट करते हो। आप आइडियाज़ को, थॉट्स को, नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो और अपने खुद के साथ भी आप बात करते हो। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम खुद से भी बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द वर्ड communication stem from the Latin word communis meaning common. It is therefore not only sharing of ideas, thoughts, or imparting knowledge and information, but it also involves understanding the exact meaning of the content in a way that is common to both the communicator and the receiver. तो देखो, जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया है। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है। कॉमन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। रिसीवर के लिए भी कॉमन होना चाहिए और कम्युनिकेटर के लिए भी कॉमन कॉमन होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप जो बात कह रहे हो, वो जैसे आप कह रहे हो, जो चीज़ आप समझाना चाहते हो, जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हो, सामने वाला उसको एज इट इज़ ही समझे। ठीक है। Thus, effective communication is a conscious effort in creating a shared understanding about the intended meaning of the message among people involved in the communication. तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कहा जाता है जब आप मैसेज को अच्छे से कन्वे करते हो और जैसा जो चीज़ आप बताना चाहते हो, सामने वाला उसको वैसे ही समझता है, तभी इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव माना जाएगा। अदरवाइज़ इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है। आप बोल कुछ और रहे हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो फिर वैसी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाती है। The process of communication is continuous and permeates all areas of social life, including home, school, community and beyond. देखो, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है और सोशल लाइफ के हर एरिया में ये फैला हुआ है। चाहे हम घर पे हो, स्कूल में हो, कम्युनिटी में हो या सोसाइटी में कहीं पे भी हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है, बिना कम्युनिकेशन के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसके बाद देखो दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। हमने व्हाट इज़ कम्युनिकेशन पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन की को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है।
Communication can be classified on the basis of the following depending on the levels, types, form and modes. कम्युनिकेशन के लेवल, टाइप, फॉर्म और मोड के आधार पे हम कम्युनिकेशन को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के टाइप पे कम्युनिकेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो इसमें इंटरेक्शन के बेसिस पे कि किस टाइप का इंटरेक्शन है उसके आधार पे हम दो तरीके से कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप सिर्फ बोलते हो, ठीक है, या सामने वाला सिर्फ बोलता है, सिर्फ एक ही बोलता है और दूसरा जो है उसको सिर्फ सुन सकता है, वो रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, उसको हम वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। In such situations, the receiver receive information but is either never able to reciprocate to the sender or cannot respond immediately. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रिसीवर सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स देने में क्या होता है, एबल नहीं हो पाता है, या फिर कह सकते हो कि वो इमिडिएटली रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। अगर उसको रिस्पॉन्स देना भी है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। देयरफॉर कम्युनिकेशन रिमेन्स वन वे। इसी वजह से कम्युनिकेशन जो है वन वे रह जाता है, ठीक है, कि रिसीवर तक मैसेज तो पहुंचता है मगर वो एकदम से इमिडिएटली मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, ठीक है। Speeches, lectures, sermons, listening to music on the radio or a music system, watching any entertainment programs on television, using internet to search information on a website, etc. are examples of one-way communication. तो यहाँ पे one-way communication के examples दिए गए हैं, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, किसी की स्पीच सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब वन वे कम्युनिकेशन है। आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो, आप उसका रिस्पॉन्स तुरंत नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद है टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो बातचीत दोनों तरफ से होती है, ठीक है। सेंडर अगर कोई बात बोल रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, तो रिसीवर तुरंत उसको रिस्पॉन्स भी कर देता है। जैसे आप अपने फ्रेंड से अगर सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो या फ़ोन पे ही बात कर रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे का जवाब तुरंत दे देते हो, तो उसको टू वे कम्युनिकेशन बोला जाता है। दिस इज कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स वेयर ऑल द पार्टीज कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर शेयर और एक्सचेंज आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। जहाँ पे दोनों लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हों और आइडियाज़, थॉट को शेयर करते हों। ईदर साइलेंट और वर्बली, मतलब ये जो आपका टू वे कम्युनिकेशन है, ये साइलेंट भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। Some of the example could be taking on mobile phone, discussing about future plans with one's mother, using internet for chatting, etc. देखो अब जैसे क्या होता है कि साइलेंटली कैसे है, जैसे आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो या फेसबुक पे किसी से चैट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप साइलेंटली आइडियाज़ को क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो। और अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो या आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वर्बली अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप मतलब दोनों तरफ से आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का, थॉट्स का लेन देन होता रहता है, यानी कि दोनों पार्टीज बोलती रहती है। When a baby cries to communicate his hunger, he is fed by the mother in response. The cry of the baby is the message that communicates the hunger of the child and is vital for the survival of the baby. देखो जब एक बच्चा रोता है तो माँ को समझ में आता है ना कि वो भूखा होगा तभी वो रो रहा है, तो माँ उसको तुरंत क्या करती है, खाना खिला देती है। तो इस तरह से बच्चा भी रो के क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है। तो बच्चे का कम्युनिकेट करने का तरीका यही है,
बच्चे का अपने माँ से बात करने का यही तरीका है। अगर बच्चा जानता है अगर वो नहीं रोएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उसका रोना भी उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, ज़रूरी है। दस इन दिस केस द कम्युनिकेशन इज टू वे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है कि बच्चे ने रोआ, बच्चा जो मैसेज देना चाहता था माँ को, बच्चे ने वो दे दिया, ठीक है। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं बिना बोले भी सिर्फ अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, सिर्फ सिर्फ रोक के माँ को समझा दे रहा है। तो मेन पर्पस क्या है, किसी भी कम्युनिकेशन का मेन पर्पस यही होता है ना कि आप रिसीवर को अपनी बात समझा लो। तो यहाँ पे बच्चा वही कर रहा है और बच्चा ये करने में सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है और ये भी टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मदर भी होता है ना, कभी कभी मदर भी रिप्लाई करती हैं, रिप्लाई में वो तुरंत फीडबैक दे देती हैं, तुरंत क्या करती हैं, तुरंत खाना दे देती हैं। तो ये माँ का रिप्लाई हो गया, ठीक है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले हमने किस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन देखा, हमने टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे देखा कि किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, उस पे कम्युनिकेशन को कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे कम्युनिकेशन को कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दिस रिफर्स टू कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ। देखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप खुद से बात करते हो, अपने आप से बात करते हो। दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स मीनिंगफुल टू द इंडिविजुअल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बिहेवियर एंड लाइफ। जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, कुछ प्लानिंग करते हो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को सोच रहे होते हो। ये एक क्या है, मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, यानी खुद से बात करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते नहीं हो, आपका मुंह नहीं चलता। ये क्या होता है, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेंटल रिहर्सल बिफोर अपियरिंग इन एन इंटरव्यू और ओरल एग्जाम। देखो होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप चीज़ों को रिवाइज करते हो। तो क्या करते हो, मन में रिवाइज करते हो ना, आप खुद से बात कर रहे होते हो, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हो, रिहर्स कर रहे होते हो एक बार, ठीक है। इसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप दूसरे से बात करते हो, किसी दूसरे पर्सन से फेस टू फेस बात करते हो, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट रिफर्स टू शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज विथ वन और मोर पीपल इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। जब आप फेस टू फेस बैठ के एक या एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों से शेयर करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अपने आइडिया थॉट्स को खुद से ही शेयर करना इंट्रापर्सनल, और दूसरों से शेयर करना इंटरपर्सनल, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस इन अ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल सिचुएशन। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन दोनों में हो सकता है। वेरिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, postures, written text and verbal modes such as words and sounds can be used for this type of communication। तो डिफरेंट तरीके से आप इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इंटरपर्सन कम्युनिकेशन में आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, अपना जेस्चर पोस्चर बनाते हो, आप लिख के भी क्या कर सकते हो, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हो। तो यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचा रहे हो। तो इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। Examples are talking to your friend about difficulties faced while studying, or conducting an experiment, or participating in a panel discussion followed by question answer session। देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है कि जब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, उससे डिस्कस कर रहे हो कि क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो या आप उसको बता रहे हो कि क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। तो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसका कि जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद किसी पैनल डिस्कशन में बैठो, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पैनल डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे भी आप अपने थॉट्स को कई लोगों को बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आप
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, ठीक है। Interpersonal communication is the most effective एंड आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टू रीजन्स। देखो, दो रीज़न है जिसकी वजह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और आइडियल कम्युनिकेशन कहा गया है। तो पहला रीज़न तो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज प्रॉक्सिमिटी एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिकेटी एंड द कम्युनिकेटर, and therefore it is easy to persuade, motivate, and convince the communicatee for acceptance of the introduced idea or thought। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होता है दो लोगों के बीच में। कम्युनिकेटी और कम्युनिकेटर दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, आराम से बात कर रहे होते हैं, इसीलिए ईजी होता है अपने आइडिया को, अपने थॉट को एकदम अच्छे से सामने वाले को समझाना, ठीक है। सामने वाले को कन्विंस करना इजी होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। सेकंड, इंस्टेंटेनियस एंड स्ट्रॉन्ग फीडबैक विद डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिकेटी ऑन द इंट्रोड्यूस्ड आइडिया इज पॉसिबल। जो कम्युनिकेटी होता है, मतलब जो बात को सुन रहा होता है, उससे आप एकदम इंस्टेंट फीडबैक ले लेते हो, तुरंत ही आपको फीडबैक मिल जाता है, तुरंत ही आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बात को कैसे समझ रहा है। इसमें मैसेज देने वाले को, बात करने वाले को समझ में तुरंत आ जाता है कि बात सुनने वाला बात को, मैसेज को अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। फिर थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन। This form of communication is direct and personal, such as interpersonal communication, but with the involvement of more than two person in the communication process। देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें दो से ज़्यादा लोग होते हैं। Group communication helps to facilitate a participatory approach and collective decision making, gives an opportunity for self-expression, and increase the individual's impact in a gathering, thereby augmenting one's status in the group। देखो, जो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है ना, इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच आता है। हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग भी आती है, और इसी के साथ साथ हमें खुद को एक्सप्रेस करना भी आता है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें मौका मिलता है कि हम खुद को एक्सप्रेस करें, ठीक है। हमें सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलता है, और इससे क्या होता है, इससे हम जो है अपना खुद का इम्पैक्ट बना सकते हैं। गैदरिंग में, किसी भी ग्रुप में हम अपना खुद का प्रभाव बना सकते हैं। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो हम अपना अच्छा इम्प्रेशन दे सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। और फिर इससे हमारा स्टेटस भी इम्प्रूव होता है उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में हमारा स्टेटस इम्प्रूव होता है, स्टेटस बढ़ता है हमारा, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन से ये सारे फ़ायदे होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, सोशलाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। ये रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये सोशलाइज करता है हमें, और ये हमें मोटिवेट भी करता है। जब हम कई लोगों के बीच में बोलेंगे, डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, सेल्फ को, खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर मोटिवेशन अपने आप आएगा, और जितने लोगों से हम बात करेंगे हम सोशली उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, हमारा स्टेटस अच्छा हो पाएगा ग्रुप में। हम जिस ग्रुप में हैं वहाँ पे अपना स्टेटस बना पाएंगे, अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, ठीक है। A range of audio-visual aids may be used to enhance group communication। तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके ग्रुप कम्युनिकेशन को इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। As a result of considerable advancement in technology, making thoughts, ideas, and innovations reach the larger section of society has become possible। देखो, मास कम्युनिकेशन क्या है कि जब आप एक साथ कई लोगों से बात करते हो, अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हो, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। आज का टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि थॉट्स को, आइडियाज़ को, इनोवेशन को
पहुंचाना दूसरे लोगों तक, दूसरी सोसाइटी तक ईजी हो गया है, पॉसिबल हो गया है। Mass communication can be defined as the process of multiplying messages with the help of any mechanical device and disseminating the same to the masses. तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम मैसेज को मैकेनिकल डिवाइसेस की हेल्प से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मैसेज को खूब ज़्यादा, मतलब कह सकते हो ना, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, दूर दूर तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो के थ्रू आप मैसेज को कई जगह तक पहुंचा सकते हो, टेलीविज़न के थ्रू आप किसी मैसेज को क्या कर सकते हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इनके थ्रू भी मैसेजेस को ऐसी जगह पे पहुंचाया जा सकता है जहां पे शायद आप जा के लोगों को बता ना पाओ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम हर जगह पे जाके लोगों को बता पाएँ, मैसेज दे पाएँ। तो मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या है, ये सब मास कम्युनिकेशन का मीडियम है। ठीक है, the means and media of mass communication are radio, television, satellite communication, newspaper, and magazine. The audiences of mass communication are very large in size, heterogeneous, and anonymous, spread over a large area and separated from communicator in terms of time and space. देखो, जो मास कम्युनिकेशन की ऑडियंस होती है ना, वो साइज में बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक मैसेज को पहुंचाना होता है। और ये जो ऑडियंस होती है, ये अलग अलग रिलीजन से, कास्ट से बिलोंग करती है, अलग अलग जगहों पे रह रही होती है। इवन कम्युनिकेटर को पता भी नहीं होता है कि उसका मैसेज कौन कौन से लोग सुन रहे हैं, कौन कौन से लोगों तक पहुंच रहा है। फिर भी कम्युनिकेटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ऐसे मीडियम्स को चूज़ करे ताकि मैसेजेस सभी लोगों तक पहुंच पाए और जो भी लोग हैं जो उस मैसेज को सुन रहे हैं वो उसको ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम को कम्युनिकेटर उस मैसेज को दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे ही उसकी ऑडियंस उस मैसेज को रिसीव कर ले। तो टाइम और स्पेस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो टीवी पे, रेडियो पे जो एड्स आते हैं ना, वो हमेशा आते रहते हैं ताकि ऑडियंसेस को जब भी टाइम मिले वो क्या कर पाए, सुन पाए, समझ पाए। इवन जो एड्स होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होते हैं, ताकि अगर आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो, आप उस मैसेज को समझ पाओ। ठीक है, for these reasons, it is not possible to take a correct, complete, direct, and immediate feedback. Rather, there is slow, cumulative, expensive, and delayed feedback. तो इसीलिए जो रिसीवर से, ऑडियंस से फीडबैक मिलता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। ठीक है, और पूरी तरह से वो जो फीडबैक मिलता है ना, वो सही नहीं होता। तो इसी वजह से ये थोड़े से जो इसके क्या हैं, ये इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, थोड़ी सी कमियां हैं जो कि मास कम्युनिकेशन में होती है, कि आप तुरंत फीडबैक नहीं ले पाते और वो जो फीडबैक मिलता है ना, वो भी एकदम कंप्लीटली आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, और अगर ऑडियंस आपको फीडबैक दे भी रही है ना, तो वो इकट्ठे आपके पास आता है और बहुत देर में आता है, और फीडबैक देना उस समय काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसके कारण ऑडियंस फीडबैक देना भी नहीं चाहती। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलेड प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये। तो इस वजह से ये फीडबैक जो है ना, वो मास कम्युनिकेशन में जल्दी से नहीं मिल पाता और सही फीडबैक नहीं मिल पाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप अपने स्कूल का ही एग्जांपल लो, स्कूल में ही प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर होता है, उसके साथ साथ टीचर्स होते हैं। तो इन सब के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है, मान लो मैनेजर को कोई मैसेज देना है प्रिंसिपल को, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ। फिर प्रिंसिपल को कोई मैसेज देना है टीचर्स को, तो वो भी कम्युनिकेशन हुआ। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ना, उसको हम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
पूरा प्रोसेस चले, ठीक है। Organizational communication takes place in highly structured settings. Just like human beings, when people work together in an organization, organizations also establish and maintain relationships. तो जैसे इंसान आपस में बात करते हैं ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप काम करते हो तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। इसी वजह से जो बातचीत होती है ना, जैसे अभी आपने उस एक और टाइप में देखा होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम खुद से ही बात करते हैं, ठीक है, जब हम खुद ही अपने विचारों को सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। उसी तरह इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। They use various level of communication within their environment and amongst their departments or section. तो यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल देके आपको समझाया। तो यहाँ पे इन लेवल में मैसेज को देना, फीडबैक लेना, ये सब होता रहता है, तो इसको हम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट लेवल और हायरार्की ऑफ रैंक्स वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सबकी रैंक अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन वो लोग काम क्या कर रहे होते हैं? वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे होते हैं। सबका एक कॉमन गोल होता है। वो कॉमन गोल क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना, उसकी ग्रोथ करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द इंफॉर्मेशन फ्लो इन सच ऑर्गेनाइजेशंस is expected to be two-way at the same level and one-way across levels. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना कोई, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में ही, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, उसमें आपस में ही इंफॉर्मेशन फ्लो करती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है, ये टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब देखो, टू वे कम्युनिकेशन कैसे हुआ? जैसे दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो मैनेजर ने कोई लेटर लिखा, कोई नई न्यूज़ है, कोई नया नोटिस है जो मैनेजमेंट ने लिखा और वो टीचर को पहुंचा दिया गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो अपनी बात पहुंचा दी, टीचर सिर्फ उस बात को सुन रहे हैं या उस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो बदले में तुरंत फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है, तुरंत बात नहीं कर सकते, तो इसको वन वे कम्युनिकेशन भी बोला जा सकता है। तो जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है ना, वो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, ठीक है। वन वे कैसे हो सकता है? जब सेम लेवल पे बातचीत होती है ना, तो वो तो टू वे होता है कि दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है स्कूल में, तो वो क्या हो गया? वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है? जब एक टीचर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के दे, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन देना क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपस में बात होती है, ठीक है। कोई दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जब दोनों आपस में इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को शेयर करती हैं, तो उसको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। This refers to the communication system developed by one organization to communicate with other organizations with the aim of working in cooperation and coordination with each other. जब दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत होना तो ज़रूरी होता है ना, बिना कम्युनिकेशन के कैसे आप काम कर सकते हो? तो उस कम्युनिकेशन को इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर असिस्टेंस in developmental activities of the country, both technical and financial support is provided by
international agencies, whereas administrative support is given by the central government and state government. मान लो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है किसी देश में, किसी कंट्री में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है वो दूसरा कोई एजेंसी दे रही है, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज दे रही हैं। मान लो आपको फाइनेंशियल, हमारी कंट्री को, इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, मान लो फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो कौन देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या क्या चीज़ें देनी है, कैसे फाइनेंशियल, मतलब क्या क्या फाइनेंसेस की ज़रूरत है। तो ये होता है, ठीक है, कि एक जगह पे, मान लो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ काम कर रही हैं, किसी एक मुद्दे पे काम कर रही हैं, किसी एक एम को पाने के लिए काम कर रही हैं, तो दोनों आपस में बात करेंगी, नहीं करेंगी तो कैसे काम करेंगी साथ में, ठीक है। इट इज important to note that in both inter-organizational and intra-organizational setups, communication does not take place among the departments or organizations. Rather, it is always human beings working in these organizations who communicate with each other. हाँ, एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल बात हो रही है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करते हैं। वहाँ पे भी लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं, ठीक है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन बींग के कैसे चल सकती है, तो बात दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती हैं, दो ह्यूमन बींग ही करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ह्यूमन बींग ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कैसे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई काम करना है, कोई टास्क करना है, तो उसने दो जगहों से हेल्प ली। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज से, दूसरा इंटरनेशनल एजेंसीज से। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलके अगर काम करेंगी तो इन दोनों को आपस में बात करना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, वो मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।